स्टडी आईक्यू के ऑडिटोरियल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के शासन से संबंधित विषय नदी जल विवाद से जुड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जल एक बहुत ही सीमित संसाधन है जो फिलहाल तेजी से घटता जा रहा है और इसकी मांग मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है। 1951 की जनगणना के मुताबिक भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5177 क्यूबिक मीटर थी, जबकि ये 2011 में केवल 1545 क्यूबिक मीटर ही रह गई। लेकिन इस बीच देश की आबादी में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, यानी घटते जल स्रोत और बढ़ती जरूरतें मांग आपूर्ति के संतुलन को बिगाड़ती है और इसकी वजह से पैदा होता है राज्यों के बीच नदी जल विवाद। देश में बड़ी संख्या में मौसमी और 12 नदियों के बावजूद राज्यों के बीच जल विवाद एक आम इंसान के घर के झगड़े की तरह बन गया है, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपको बता दें कि नदी और जल दोनों प्राकृतिक और राष्ट्रीय संपत्ति हैं। इस पर किसी एक देश का स्वामित्व नहीं हो सकता। देश के सभी नागरिकों का इन पर बराबर अधिकार है। बावजूद इसके कुछ राज्य नदियों पर केवल अपना ही अधिकार समझते हैं, जिस वजह से दूसरे राज्यों में पानी की कमी हो जाती है। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन की वजह से जल संकट पहले ही एक बड़ी समस्या बन चुका है। ऊपर से राज्यों के बीच नदी जल विवाद इसे और भयावह बना देता है। फिलहाल कावेरी नदी जल विवाद, नर्मदा नदी जल विवाद, गोदावरी जल विवाद, कृष्णा नदी जल विवाद, रावी व्यास जल विवाद जैसे बड़ी संख्या में नदी जल विवाद देखने को मिल रहे हैं। आखिर क्या कारण है राज्यों के बीच होने वाले नदी जल विवाद की? तो चलिए आज के अपने इस ऑडिटोरियल में समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे मुद्दे को। साथ ही कुछ प्रमुख अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के बारे में भी चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। इसके अलावा इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं और नदी जल विवादों को कैसे सुलझाया जाए। आखिर में टॉपिक से संबंधित मुख्य परीक्षा का एक सवाल भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं देश में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद आखिर है क्या। भारत में लगभग 20 प्रमुख नदियों की बेसिन है, जिनका विस्तार 1 से ज्यादा राज्यों में है। देश में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और नर्मदा समेत कई ऐसी नदियां हैं जिनको लेकर राज्यों के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। दरअसल ये विवाद इन नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर है। उदाहरण के तौर पर कावेरी नदी के जल को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद है। तमिलनाडु का कहना है कि कर्नाटक उसके हिस्से का पर्याप्त पानी उसे नहीं देता, जिसकी वजह से तमिलनाडु में न केवल पीने के लिए बल्कि किसानों के लिए भी पानी की कमी हो जाती है। दरअसल अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के बीच पानी के इस्तेमाल को लेकर संघर्ष की स्थिति पैदा करता है। आखिर कौन कौन से राज्यों के बीच नदी जल को लेकर संघर्ष की स्थिति बनी हुई है? तो चलिए भारत के प्रमुख नदी विवादों पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात कावेरी नदी जल विवाद की। भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु 1924 से ही कावेरी नदी जल के इस्तेमाल को लेकर झगड़ रहे हैं। ब्रिटिश काल के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर राज्य के बीच एक समझौते के मुताबिक तमिलनाडु और पुडुचेरी को सरप्लस पानी का 75% दिया गया, जबकि कर्नाटक को 23% देने की बात की गई और शेष पानी का इस्तेमाल केरल द्वारा करने को कहा गया। वक्त के साथ तमिलनाडु की सिंचाई जरूरतों में बढ़ोतरी हुई तो कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल ने इसे नदी बेसिन से 419 टीएमसी यानी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट आवंटित किया। वहीं कर्नाटक को 270 टीएमसी, केरल को 30 टीएमसी और पुडुचेरी को 7 टीएमसी पानी का इस्तेमाल करने को कहा गया था। लेकिन ये विवाद फिर भी खत्म नहीं हुआ। जब भी कावेरी नदी में पानी का प्रवाह कम होता है तो कर्नाटक के द्वारा पूरा पानी नहीं छोड़ा जाता, जिससे दोनों राज्यों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। उदाहरण के तौर पर साल 2016 में कर्नाटक द्वारा तमिलनाडु को 134 टीएमसी पानी जारी करने से मना करने के बाद तमिलनाडु ने राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को 12 दिनों के लिए प्रतिदिन 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया, जिससे कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। उसी तरह बीते दिनों भी दोनों राज्यों के बीच विवाद शुरू हो गया था। दरअसल तमिलनाडु का कहना था कि कर्नाटक के द्वारा अतिरिक्त पानी नहीं छोड़ा जा रहा, जिसकी वजह से तमिलनाडु में चावल की फसल बर्बाद हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण यानी CWMA ने कावेरी जल विनियमन समिति के फैसले को दोहराया
और कहा कि कर्नाटक अगले 15 दिनों तक तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक पानी देना जारी रखे। अब बात कृष्णा नदी जल विवाद की। आंध्र प्रदेश के विभाजन के 9 साल बाद भी कृष्णा नदी के जल पर विवाद अनसुलझा बना हुआ है। वैसे तो ये विवाद नवंबर 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय से ही शुरू हुआ था और तभी से आज तक ये विवाद जारी है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में जल हिस्सेदारी का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन साल 2015 में तत्कालीन जल संसाधन मंत्रालय द्वारा बुलाई गई एक बैठक में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्य 34:66 के अनुपात में पानी साझा करने के लिए सहमत हुए थे। हालांकि तेलंगाना के विरोध के बावजूद साल दर साल ये अनुपात जारी रखा गया, जबकि अक्टूबर 2020 में तेलंगाना ने पानी के बंटवारे को अंतिम रूप दिए जाने तक बराबर हिस्सेदारी के लिए अपनी आवाज उठाई थी। फिलहाल तेलंगाना का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था उचित नहीं है। नदी के 50% पानी पर उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए और इस तरह उसने मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने से मना कर दिया। आगे सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद को देखते हैं। पंजाब के पुनर्गठन के 1 दशक बाद केंद्र सरकार ने 1976 में एक अधिसूचना जारी कर कहा कि पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों को 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलेगा। और फिर 31 दिसंबर 1981 को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ने समग्र राष्ट्रीय हित और पानी के बेहतर इस्तेमाल के लिए रावी और ब्यास के पानी को फिर से आवंटित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के मुताबिक ब्यास और रावी में बहने वाले पानी का अनुमान 17.17 MAF लगाया गया। तीनों राज्यों के समझौते के तहत इसमें 4.22 MAF पंजाब को, 3.5 MAF हरियाणा को और 8.6 MAF राजस्थान को आवंटित किया गया था। इस निर्णय को लागू करने के लिए 1982 में 214 किलोमीटर लंबी सतलुज यमुना लिंक नहर को हरी झंडी दिखाई गई, जिसमें 122 किलोमीटर पंजाब में और 92 किलोमीटर हरियाणा में बनाई जानी थी। हालांकि पंजाब के भारी विरोध के कारण ये प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हो पाया। पंजाब का कहना है कि उसके पास हरियाणा के साथ साझा करने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। इसके अलावा कुछ अन्य अंतर्राज्यीय जल विवादों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र राज्यों के बीच गोदावरी जल विवाद की स्थिति बनी हुई है। वहीं मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच नर्मदा नदी जल विवाद चल रहा है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच वंशधारा नदी जल विवाद, तो गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच महादायी जल विवाद अक्सर चर्चा में रहता है। वहीं ओडिशा और छत्तीसगढ़ में महानदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। लेकिन इन नदी जल विवादों के क्या कारण हो सकते हैं? चलिए इसी के साथ एक नजर इनके कारणों पर भी डाल लेते हैं। भारत में जल संकट तेजी से बढ़ता जा रहा है और इस तरह भारत में न केवल जल संसाधनों की कमी है, बल्कि जल संसाधनों का वितरण भी एक समान नहीं है, जिसकी वजह से सीमित जल संसाधनों वाले राज्य अक्सर अपना उचित हिस्सा प्राप्त करने के लिए विवादों में उलझे रहते हैं। इसके अलावा भारत की 12मासी नदियों में पानी का प्रवाह ज्यादातर मानसून पर निर्भर करता है, क्योंकि जिस साल बरसात कम होती है उस साल इन नदियों में भी पानी की कमी हो जाती है और राज्यों में जल संकट भयावह रूप ले लेता है। जाहिर है ये राज्य इन नदियों के ज्यादा से ज्यादा पानी के इस्तेमाल को लेकर झगड़ने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य पानी की कमी के कारण कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद में उलझे हुए हैं। आपको बता दें कि भारत की जलवायु दक्षिण में उष्णकटिबंधीय है, तो हिमालयी क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई के कारण अल्पाइन प्रकार की है। पूर्वोत्तर भारत में ये उष्णकटिबंधीय नम प्रकार की है, तो पश्चिमी भागों में शुष्क प्रकार की। इसी वजह से भारत के कुछ भागों में बरसात अच्छी होती है, तो वहीं कुछ भागों में सूखे का प्रकोप रहता है। लिहाजा भारत में राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे का मामला अपने आप ही प्रभावित आबादी की पानी की मूलभूत जरूरतों, खेती और आजीविका से जुड़ा मामला बन जाता है। ऐसे में इन राज्यों को पानी की कमी को पूरा करने के लिए नदियों के जल के अलावा कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आता। बहरहाल ये राज्य नदियों के ज्यादा से ज्यादा जल के इस्तेमाल को लेकर संघर्ष पैदा करते हैं। हालांकि देश में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों को निपटाने के लिए अलग ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है, लेकिन समस्या ये है कि ट्रिब्यूनल के फैसलों को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए देश में कोई प्रभावी अथॉरिटी नहीं है, जिसकी वजह से नदी जल विवाद लंबे समय तक अनसुलझे बने रहते हैं। साथ ही ट्रिब्यूनल के पास फैसला सुनाने की पावर तो है, लेकिन इसके पास न तो इसे लागू कराने की पावर है, न ही किसी तरह की दंड देने की पावर।
आपको बता दें कि कोई भी राज्य ट्रिब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है, लेकिन न्यायपालिका के काफी लंबे प्रोसेस की वजह से विवादों को निपटाने में काफी लंबा वक्त लग जाता है। उदाहरण के तौर पर कावेरी नदी जल विवाद। दरअसल देश में नदियों पर बड़े पैमाने पर बांध और बैराज बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी परियोजनाओं के निर्माण से नदी में पानी के प्रवाह पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से डाउन स्ट्रीम में राज्यों को पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिल पाता। जाहिर है, ये दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच जल आवंटन को लेकर विवाद पैदा करता है। उदाहरण के तौर पर ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच महानदी जल विवाद। इसकी प्रमुख वजह है छत्तीसगढ़ द्वारा बांधों के निर्माण के परिणाम स्वरूप ओडिशा में पानी के प्रवाह का कम होना। इसके अलावा अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों की एक प्रमुख वजह है इसका बढ़ता हुआ राजनीतिकरण। जल संकट और राजनीति के बीच बढ़ते गठजोड़ ने नदी जल विवादों को वोट बैंक की राजनीति के मैदान में बदल दिया है। ये राज्य एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं और लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काते रहते हैं। साथ ही कई अंतर्राज्यीय जल विवादों की जड़ें ऐतिहासिक समझौतों और संधियों में भी निहित है, जो औपनिवेशिक काल या आजादी के बाद तैयार की गई थी। उदाहरण के तौर पर पंजाब और हरियाणा के बीच रावी ब्यास नदी विवाद 1966 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद बांधों और नहरों के निर्माण के कारण उत्पन्न हुआ था। इन्हीं स्थितियों को ध्यान में रखते हुए संविधान में कुछ प्रमुख प्रावधान किए गए हैं, जिससे इस तरह के किसी भी विवाद से बचा जा सके। लेकिन अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, ये भी जानते हैं। नदी जल से संबंधित विवादों के मामले में संविधान के आर्टिकल 262 के मुताबिक संसद कानून द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के पानी के इस्तेमाल, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के निर्णय का प्रावधान कर सकती है। इसके अलावा संसद कानून द्वारा ये प्रावधान कर सकती है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय न ही कोई अन्य अदालत ऐसे किसी भी विवाद या शिकायत के संबंध में अपने क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करेगी, जबकि आर्टिकल 246 केंद्र सरकार को 7वीं अनुसूची के सूची 1 के तहत अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों को रेगुलेट करने और विकसित करने से संबंधित कानून बनाने की विशेष शक्ति प्रदान करता है। संविधान में राज्य सूची की एंट्री 17 जल से संबंधित है, जैसे कि जल आपूर्ति, सिंचाई, नहर, जल निकासी, तटबंध, जल भंडारण और जल विद्युत। वहीं संघ सूची की एंट्री 56 केंद्र सरकार को सार्वजनिक हित में संसद द्वारा घोषित सीमा तक अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के रेगुलेशन और विकास का अधिकार देती है। गौरतलब है कि राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य सरकार उद्योगों द्वारा पानी के इस्तेमाल को रेगुलेट करने, जल उपचार के लिए नियम निर्धारित करने, जल शुल्क निर्धारित करने और सीवेज का प्रबंधन करने के लिए अपने जिलों में जल प्रबंधन से संबंधित कानून बना सकती है। उदाहरण के तौर पर हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण अधिनियम 2020 ऐसे अधिनियम का उदाहरण है जो पानी के सभी तरह के इस्तेमाल के लिए टैरिफ तय करने और उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग और निपटान के लिए नियम निर्धारित करने से संबंधित एक प्राधिकरण का गठन करता है। अब सवाल है कि अंतर्राज्यीय जल विवादों के क्या समाधान हो सकते हैं। गौरतलब है कि आर्टिकल 262 के तहत संसद ने नदी बोर्ड अधिनियम 1956 पारित किया था, जिसके तहत भारत सरकार को राज्य सरकारों के परामर्श से अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के लिए बोर्ड स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। लेकिन आज तक कोई भी नदी बोर्ड नहीं बनाया गया। बहरहाल नदी जल विवादों को निपटाने के लिए जितना जल्द हो सके केंद्र सरकार को नदी बोर्ड स्थापित करना चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के मुताबिक केंद्र सरकार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर योग्यता के आधार पर विभिन्न राज्यों में नदी जल विवाद अधिनियम पर फिर से विचार करे। इसके अलावा बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यटन के विकास की गति में तेजी लाने के लिए पर्यावरण, वन, निवेश, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद और CRZ से संबंधित कानूनों पर फिर से विचार करने की जरूरत है। वैज्ञानिक आधार पर भूजल एवं सतही जल दोनों के लिए एक ही जल प्रबंधन एजेंसी की जरूरत है। साथ ही जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन के लिए संघीय, राज्य और जिला स्तर पर तकनीकी सलाह की भी बेहद जरूरत है। इसके अलावा जल विवाद ट्रिब्यूनल को फास्ट ट्रैक और टेक्नोलॉजी से लैस किया जाना चाहिए। बहरहाल समयबद्ध तरीके से फैसले को लागू करने के लिए प्रभावी अथॉरिटी का होना बेहद जरूरी है। राज्यों को समझना होगा कि नदियों का पानी किसी भी राज्य का मालिकाना हक नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्रीय संपत्ति है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नदियों के पानी को राष्ट्रीय संपत्ति बताया गया है और इसने कहा है कि इस पर किसी भी राज्य का मालिकाना हक नहीं है।
ऐसे में देश के अन्य राज्यों के बीच चल रहे जल विवाद को सुलझाने का ये एक मजबूत आधार बन सकता है। न्यायालय के मुताबिक कोई भी राज्य नदी के स्वामित्व को लेकर दावा नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक प्राकृतिक संपत्ति है और इस पर पूरे देश का समान अधिकार है। जाहिर है कि राज्यों द्वारा नदियों के जल के न्याय संगत बंटवारे के सिद्धांत पर जोर दिया जाना चाहिए। राज्यों को समझना होगा कि नदियां और जल संसाधन इसी देश की संपत्ति हैं और यहाँ रहने वाले लोग भी इसी देश के हैं। तो ऐसे में दूसरे राज्यों में रहने वाले लोगों के विरुद्ध जल बंटवारे को लेकर भेदभाव कैसे किया जा सकता है? सभी को इस देश के संसाधनों पर बराबर का अधिकार है। इस तरह से सभी राज्यों को मिलकर ऐसे विवादों से निपटना होगा, तभी वास्तविक विकास हासिल किया जा सकता है। अन्यथा ये कभी न मिटने वाला संकट बन सकता है। आइए अब टॉपिक से संबंधित मुख्य परीक्षा का सवाल नोट कर लेते हैं। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद देश के संघीय ढांचे के लिए कितना खतरनाक है? आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपके लिए परीक्षाओं के लिहाज से बेहद कारगर साबित होगा।